हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप नगरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी की। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं ये सभी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो वेदर यू आर इन एकेडमिक्स और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी इक्वली इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में किस चीज़ की बात करेंगे, एक्लिप्स की। एक्लिप्स हिंदी में कहते हैं इसको ग्रहण। अभी ग्रहण दो तरीके के होते हैं ना, कौन कौन से? एक तो सूर्य ग्रहण होता है और दूसरा चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स और चंद्र ग्रहण को कहते हैं लूनर एक्लिप्स। दोनों कब कब होता है इन सब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रहण कहते किसको है, एक्लिप्स कहते किसको है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कहाँ पे, स्पेस में या फिर आकाश में, हम कह सकते हैं अंतरिक्ष में। ऐसा सिचुएशन आता है जब जो सूर्य है हमारा, सूर्य यानी कि सन, उसके अलावा मून यानी कि चांद और पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ, ये तीनों क्या होती है, सीधी रेखा में आ जाती है। क्या होती है? सीधी रेखा में आ जाती है। और इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, तीनों के तीनों अलाइन हो जाते हैं एक साथ। कैसे अलाइन हो जाएंगे? जैसे ये रहा हमारा सन, ये रहा मून और ये रही हमारी पृथ्वी। तो ये तीनों सीधी रेखा में जब आ जाएंगे ना तो ग्रहण होगा। अब होगा क्या, दो 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 चीजें यहाँ पे होंगी। एक जगह सूर्य ग्रहण होगा और दूसरी जगह चंद्र ग्रहण होगा। तो कब होगा, कब कौन किसके बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, कब कौन किसके बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण होगा, उसी की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि एक्लिप्स किसे कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा समय आता है जब सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट ढक जाता है, या किसी एक ऑब्जेक्ट का, किसी एक सेलेस्टियल बॉडी का, किसी एक खगोलीय पिंड का जो शैडो है वो किसी दूसरे खगोलीय पिंड पे पड़ता है। इसी को हम ग्रहण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक्लिप्स जैसा कि आपको पता है दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सोलर एक्लिप्स और दूसरा होता है लूनर एक्लिप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर एक्लिप्स की। सोलर यानी कि सूर्य ग्रहण की। और ये न्यू मून और सोलर एक्लिप्स दोनों एक साथ मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि न्यू मून के टाइम पे ही सोलर एक्लिप्स होता है। तो आप पूछेंगे कि न्यू मून क्या होता है, न्यू मून किस बला का नाम है? तो देखिए भाई, न्यू मून किसे कहते हैं? न्यू मून को हम अमावस्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या भी कहते हैं। न्यू मून के टाइम पे हमें क्या होता है, चांद पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अंधेरी रात होती है अमावस्या के टाइम पे। तो चांद हमें कब नहीं दिखाई देता? अमावस्या के टाइम पे। और अमावस्या के टाइम पे ही सूर्य ग्रहण लगता है, किसी एक अमावस्या के दिन। तो देखिए क्या होता है, ऑन अ स्पेशल डे ऑफ न्यू मून, न्यू मून यानी कि अमावस्या के किसी एक खास दिन पर होता क्या है कि चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। यानी कि ये जो हमारा मून है ना, ये मून है, ये किसके किसके बीच आ जाता है? सन के और हमारी अर्थ के बीच आ जाती है। इससे क्या होता है देखिएगा, इससे होगा क्या कि हमें क्या नहीं दिखाई देगा, हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा। अर्थ हमारी ये रही, बीच में मून आ गया और यहाँ पे सूर्य है। तो क्या मून ने सूर्य को ढक लिया है? बिल्कुल ढक लिया है। तो अर्थ से सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो अमावस्या के किसी खास दिन चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसके वजह से सूर्य का पूरा या कुछ हिस्सा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि सूर्य ग्रहण कब लगता है तो आप बताएंगे अमावस्या के किसी एक दिन लगता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ऑन अ स्पेशल डे ऑफ न्यू मून व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ एंड ऑब्सक्योर अर्थ्स व्यू ऑफ द सन, इट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। आगे चलते हैं, एक इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होता है। ये देखिए, सोलर एक्लिप्स का ये पूरा इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा चांद और ये रही हमारी पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं। तो सोलर इक्लिप्स में होता क्या है, ये जो मून है ना, ये बिल्कुल बीच में आ गया है। किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया है, जिसके वजह से सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पा रहा है। कौन इसको रोक ले रहा है?
मून इसको रोक ले रहा है, जिसके वजह से सूर्य का कुछ भाग या सूर्य का पूरा भाग पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स या फिर सूर्य ग्रहण। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्र ग्रहण की या फिर लूनर इक्लिप्स की। अब यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ लिखी गई हैं, फुल मून एंड लूनर इक्लिप्स। तो फुल मून क्या होता है? तो जैसा मैंने बताया, न्यू मून के दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता है, फुल मून के दिन हमें चांद पूरा पूरा दिखाई देता है, यानी कि फुल मून को हम पूर्णिमा भी कहते हैं। चांद काफ़ी चमकता हुआ दिखाई देता है फुल मून के टाइम पे। लेकिन फुल मून के किसी एक दिन, किसी खास दिन होता क्या है कि चांद का कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है या पूरा का पूरा हिस्सा ही नहीं दिखाई देता है। कुछ देर के लिए चांद हमसे छुप जाता है। और क्यों छुप जाता है भाई? क्योंकि सूर्य और चांद के बीच में कौन आ जाता है? सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसके वजह से पृथ्वी के सूर्य और चांद, देखिए ये रहा हमारा सन, ये रहा हमारा चांद यानी कि मून, और ये रहा अर्थ। तो सूर्य और चांद के बीच में अर्थ आ गया ना, तो सूर्य से जो रोशनी निकली वो अर्थ से टकरा गई और चांद तक पहुंच नहीं पाई। तो जब चांद तक सूर्य की रोशनी पहुंच ही नहीं पाएगी तो क्या चांद हमें पृथ्वी से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमें पता है चांद किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो जब सूर्य का प्रकाश चांद तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई है, इसी के वजह से इस क्या हो जाता है, चांद छुप जाता है कुछ देर के लिए, और इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये कब होता है? फुल मून के ही टाइम पे होता है ना, पूर्णिमा वाले किसी एक रात को होता है। तो देखिए, एट अ फुल मून नाइट व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, Earth's shadow falls upon the surface of the moon and blocks the sunlight from reaching the moon and causing a shadow across the lunar surface. It is called lunar eclipse. पूर्णिमा वाले रात में क्या होता है, हमें चांद पूरा दिखाई देता है। लेकिन क्यों दिखाई देता है पूरा? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसे पूरी तरह से प्रकाशित कर देता है। लेकिन पूर्णिमा के समय ही एक और घटना होती है, जब पृथ्वी क्या होता है, चांद और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो जब ऐसा होता है तो चांद तक सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें चांद पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। उसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। उम्मीद करता हूं चंद्र ग्रहण भी समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सोलर इक्लिप्स में क्या हो रहा था, सूर्य और अर्थ के बीच में चांद आ जा रहा था। लेकिन लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण में क्या हो रहा है, सन और मून के बीच में कौन आ रहा है, हमारी पृथ्वी आ जा रही है। तो जो प्रकाश सूर्य से निकल रहा है वो पृथ्वी रोक ले रहा है, और पृथ्वी के रोक लेने की वजह से चांद तक ये प्रकाश पहुंच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से चांद हमें दिखाई नहीं देता है उतने देर के लिए। इसे ही हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो देखा आपने, ग्रहण कब लग रहा है, जब सूर्य, चांद और अर्थ तीनों एक लाइन में होते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला एक प्रश्न है, एनसीईआरटी में आपसे पूछा गया है कि हमें दिन में चांद और आकाश में चमकने वाली चीजें क्यों नहीं दिखाई देती है, यानी कि वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो दिन में नहीं दिखाई देने का कारण सिंपल है। दिन में हमें आकाश में चमकने वाली चीज़ें जो रात में चमकती है वो दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि दिन में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इतना तेज़ होता है, इतना ब्राइट होता है, जिसकी वजह से वो और किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखने के इसमें क्या करता है, अलाउ नहीं करता है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत तेज़ होता है, इसके कारण इन चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की, या फिर जिसे हम कहते हैं खगोलीय पिंड। तो कुछ नहीं होता है, बहुत आराम से समझेंगे। आकाश में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है ना, अंतरिक्ष में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, स्पेस में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, खाली आंखों से या फिर दूरदर्शी की मदद से, टेलीस्कोप की मदद से उन सारे ऑब्जेक्ट्स को, उन सारे के सारे वस्तुओं को हम कहते हैं खगोलीय पिंड या फिर सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे क्या क्या दिखाई देता है आपको आकाश में? तो सन दिखाई देता है, मून दिखाई देता है, स्टार्स दिखाई देते हैं, प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, सैटेलाइट्स दिखाई देते हैं, स्टेरॉइड्स दिखाई देते हैं, मीटियोरॉइड्स दिखाई देते हैं। तो ये सब के सब जो चीज़ें हैं ना, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं या खगोलीय पिंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टार्स की। ठीक है, किसकी? स्टार्स की, तारों की बात करेंगे। चलिए, तारे आपने बहुत देखे होंगे ना आकाश में चमकते हुए, टिमटिमाते हुए। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये जो तारे चमकते हैं आकाश में, ये क्यों चमकते हैं? क्या इनके पास खुद की लाइट होती है? क्या इनके पास खुद की गर्मी होती है? तो बिल्कुल, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है,
उसे हम तारे कहते हैं। ठीक है, तो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is also a star. कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं जिनके पास खुद की गर्मी होती है और खुद का प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। और आप नहीं जानते हैं तो आपको ये सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी कि हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा ही है, क्योंकि इसके पास खुद की लाइट है और खुद की हीट है। ठीक है ना? चलिए, अब तारों की बात हो गई तो तारों के जो समूह होते हैं ना, बहुत सारे तारे जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो बना देते हैं तारामंडल। क्या बनाते हैं? तारामंडल। इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। आपने रात में जब कभी आकाश में देखा होगा ना तो बहुत सारे स्टार्स आपको दिखाई दिए होंगे जो कि अलग अलग क्या होता है, अलग अलग शेप में, अलग अलग पैटर्न में रहते हैं। कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है ना, कोई यहाँ है। बहुत सारे पैटर्न आपको आकाश में दिखाई देंगे। इन्हीं पैटर्न्स को हम तारामंडल कहते हैं। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तो क्या कोई एक तारामंडल का एग्जांपल आप दे सकते हैं? तो जी बिल्कुल दे सकते हैं। उर्सा मेजर एक कॉन्स्टिलेशन है, एक तारामंडल है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? बिग बियर भी कहते हैं। अच्छा, बिग बियर का मतलब क्या? बड़ा भालू, है ना? रिच मतलब भालू होता है। तो बड़ा भालू या उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन जो है उसका एक पार्ट है सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। क्या? सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। आकाश में जब आप देखेंगे ना तो ये आपको खाली आंखों से भी दिखाई देगा। 7 तारे ना बिल्कुल हल का शेप बनाते हैं आकाश में। कैसा? हल का शेप बनाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं सप्तऋषि। और सप्तऋषि किसका एक पार्ट है? जो हमारा उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है ना, उर्सा मेजर तारामंडल या जिसे बिग बियर कहते हैं, उसका ही एक पार्ट है सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन। अभी चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। तो सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का एक समूह है जो कि ये भी एक तारामंडल है और किसका हिस्सा है? उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक हिस्सा है। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया फोटो किस चीज का? उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का। ये उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है हमारा। बहुत सारे तारे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग पैटर्न। कोई ऐसा पैटर्न बना रहा है, कोई ऐसा पैटर्न बना रहा है, कोई ये वाला पैटर्न बना रहा है। देख रहे हैं आप? अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं ना आकाश में। तो ये इसे को तारामंडल कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है और उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही पार्ट है सप्तऋषि। ये देखिए 7 तारों का एक समूह है जो कि हल नुमा शेप बनाता है। कैसा शेप बना रहा है ये? हल की आकृति का शेप। हल आपने देखा है ना, जो बैल, जिस बैल की मदद से खेतों को जोतने का काम करते हैं हल से, वही वाला हल, प्लाऊ जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो प्लाऊ का ये शेप बना रहा है ना हमारा सप्तऋषि। ठीक है, 7 स्टार्स। तो सप्तऋषि क्या है? एक तारामंडल है, एक कॉन्स्टिलेशन है जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक हिस्सा है। इसी को और क्या कहते हैं? उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन को बिग बियर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ देखिए, ये जो अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं ना, ये पैटर्न जो बन रहा है, ये पैटर्न जो बन रहा है, ये एक भालू की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? भालू की तरह। भालू की तरह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको बिग बियर भी कहते हैं। ठीक है, तो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन को और किस नाम से जानते हैं? बिग बियर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोल स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट है पोल स्टार। पोल स्टार से रिलेटेड एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी क्या है? मतलब ये सच्चाई है हमारे हिस्ट्री की, हमारे इतिहास की। पुराने समय में हमारे पास मैप्स नहीं हुआ करते थे, है ना। हमारे समय में डायरेक्शन देखने के लिए यंत्र नहीं हुआ करते थे, मशीन्स नहीं हुआ करती थी। तो लोग कैसे पता लगाते थे कि कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन सा पूरब है और कौन सा पश्चिम है? तो बहुत सारे तरीके थे, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन पता कैसे लगाते थे? ये पोल स्टार की मदद से। ध्रुव तारा जिसको हिंदी में कहते हैं। ये जो ध्रुव तारा है ना, वो काफ़ी ब्राइट होता है, काफ़ी चमकदार होता है और ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में दिखाई देगा आपको? नॉर्थ के डायरेक्शन में दिखाई देगा। और इसी वजह से इसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसको पोलारिस कहते हैं। पोलारिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है ना, पृथ्वी का नॉर्थ पोल, ये रहा पृथ्वी, ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल के आसपास ये ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है, इसीलिए इसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, या फिर इसी वजह से इसको पोलारिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है, किसके? नॉर्थ पोल के ऊपर है ना। ठीक है, पुराने समय में लोगों के पास डायरेक्शन का पता कैसे होता था, ज्ञान कैसे होता था? इसी स्टार को देख करके वो डायरेक्शन का पता लगाते थे। चलिए
तो ध्रुव तारा क्या है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित है, इसीलिए इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। पुराने समय में लोग तारों के द्वारा समय का पता लगाते थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक चित्र देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, जिसकी मदद से आपको क्लियर हो जाएगा ध्रुव तारा, है ना। ये देखिए बच्चा बैठा हुआ है और ये बच्चा देख रहा है क्या, ये रहा हमारा सप्तऋषि, और सप्तऋषि की ये जो लास्ट वाले 2 तारे हैं ना, इसी के सीध में आप देखेंगे, इसी की सीधी रेखा में जब आप देखेंगे तो आपको एक स्टार दिखाई देगा जो काफी चमकदार होगा। वो चमकता हुआ तारा नॉर्थ स्टार है, ठीक है ना। कौन सा स्टार है, नॉर्थ स्टार, या फिर जिसको पोल स्टार भी कहते हैं, या फिर जिसको पोलारिस भी कहते हैं। क्लियर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उनके पास खुद की गर्मी होती है और खुद की लाइट होती है ना। लेकिन कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास खुद की कोई गर्मी नहीं होती या कोई लाइट नहीं होती। ये जो प्रकाशित होते हैं ना, सन के लाइट से प्रकाशित होते हैं, सन लाइट के मदद से प्रकाशित होते हैं, या फिर स्टार्स के लाइट्स से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को जो कि स्टार्स के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या उनकी गर्मी से गर्म होते हैं, उन्हें ही हम प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टार में खुद की गर्मी होती है, खुद की लाइट होती है, बट प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता। प्लैनेट्स स्टार्स के गर्मी और लाइट की वजह से प्रकाशित होते हैं। अब ये जो वर्ड प्लैनेट है ना, ये आया है, एक ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई। क्या, प्लैनेटाई, जिससे प्लैनेट शब्द का निर्माण हुआ है। प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स मतलब विचरण करने वाला, यानी कि विचरण करने वाला और घूमने वाला। तो क्यों ऐसा बोला गया, वॉन्डरर इसको क्यों बोला गया? क्योंकि सन ये है ना, सन, और सन का ही तो चक्कर प्लैनेट लगाती है, यानी कि सन के आसपास घूमती रहती है, इसीलिए इसको वॉन्डरर्स भी कहा गया और इसी वजह से इसका नाम रखा गया प्लैनेट्स। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की, जिसको हिंदी में कहते हैं सौर परिवार या फिर सौर मंडल। क्या, सौर परिवार या फिर सौर मंडल कहते हैं। क्यों सौर मंडल कहने का क्या मतलब है? सोलर ही क्यों बोला गया, लूनर क्यों नहीं बोला गया? तो सोलर सिस्टम इसलिए बोला गया क्योंकि सौर मंडल का जो मुखिया होता है ना, सौर परिवार का जो मुखिया होता है, सबसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो होता है हमारा सन। क्या, सन, सूर्य। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि सूर्य के आसपास ही सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, जिसके वजह से इस मंडल का नाम, इस परिवार का नाम सोलर सिस्टम रखा गया है। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल है? एक तो सन है जो कि मुखिया है, उसके अलावा 8 प्लैनेट्स है, उसके अलावा यानी कि ग्रह हैं, उनके उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स है, और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे एस्टेरॉइड्स हो गए, मीटियोराइट्स हो गए। ठीक है, ठीक है। तो सूर्य, चांद, तारे, ग्रह और क्षुद्र ग्रह मिलकर के सौर परिवार बनाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, मैंने बोला ना कि सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं, तो सोल एक रोमन वर्ड है जिसका मतलब होता है सन गॉड। सोल का मतलब क्या होता है? सन गॉड। और सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन। तो सन से रिलेटेड फैमिली को हमने सोलर फैमिली बोल दिया या सोलर सिस्टम बोल दिया। तो सोलर सिस्टम का मुखिया होता है सन। तो आइए बात कर लेते हैं सन की। सन की बात करें तो सन क्या है? बिल्कुल सेंटर में है सोलर सिस्टम के, इसीलिए तो इसको हेड ऑफ द फैमिली बोला ना मैंने। सूरज क्या है? सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसी का चक्कर लगाते हैं। सूर्य क्या है? काफी बड़ा है, ह्यूज है, और काफी एक्सट्रीमली हॉट गैसों से मिलकर बना है, काफी गर्म गैसों से मिलकर के बना है। सूर्य के अंदर एक फोर्स होता है, क्या ग्रेविटेशन उसको कहते हैं? तो नहीं, ग्रेविटेशन अर्थ का होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। सूर्य के अंदर पुलिंग फोर्स होता है। पुलिंग यानी कि खींचने की क्षमता, चीजों को बांध कर रखने की क्षमता, जिसके वजह से क्या होता है, देखिए ये जो सूर्य है ना, सूर्य इसी के आसपास तो चक्कर लगाती रहती है हमारे प्लैनेट्स। तो आपने कभी सोचा है कि ये जो चक्कर लगाते हैं बिल्कुल आसपास, तो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है ग्रह? अपने अपने पाथ में ही क्यों घूमते रहते हैं? अपने अपने रास्ते में ही क्यों घूमते रहते हैं? अपने अपने कक्ष में ही क्यों घूमते रहते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अंदर जो फोर्स है ना, वो इनको बांध करके रखता है आपस में, जिसे हम कहते हैं पुलिंग फोर्स। ठीक है। उसके अलावा सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है सोलर सिस्टम के लिए, यानी कि सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं भाई? तो वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसके अलावा और क्या है? ये जो
सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर, यहाँ पे 150 किलोमीटर हो गया, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से, ठीक है। 150 नहीं, बहुत कम हो जाएगा, मिलियन, 150 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं ग्रहों की, है ना, ये भी तो सोलर सिस्टम का हिस्सा है जो कि सूर्य का चक्कर लगाती है। तो 8 टोटल प्लैनेट्स है। कितने प्लैनेट्स है? 8 टोटल प्लैनेट्स है। और प्लैनेट कौन होता है मैंने आपको बता दिया, जिसमें खुद की हीट और खुद की लाइट नहीं होती है, सूर्य या तारों के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं? मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है। ये जो मैंने क्रम बताया आपको, ये जो मैंने नंबर बताया, ये कैसे है? सूर्य से दूरी के आधार पे है। यानी कि ये रहा सूर्य, सूर्य के सबसे नज़दीक मर्क्यूरी यानी कि बुध, उसके बाद वीनस यानी कि शुक्र, उसके बाद अर्थ यानी कि पृथ्वी, उसके बाद मार्स, मंगल, फिर जुपिटर, बृहस्पति, फिर सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण और नेपट्यून यानी कि वरुण। तो ये सूर्य से दूरी के आधार पे मैंने ये क्रम को बताया। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, है ना, भूल जाएंगे ना, तो इसके लिए एनसीईआरटी के बुक में आपको एक ट्रिक दी गई है। वो ट्रिक मैंने यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। ट्रिक ये है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मेरी काफ़ी एफिशिएंट मदर ने क्या किया, अभी अभी हम लोगों को नट्स दिए हैं, बादाम दिए हैं। तो हिंदी में नहीं याद करना है, इंग्लिश में करना है। माइस का जो पहला लेटर है ना, एम फॉर मर्क्यूरी यानी कि बुध, वी फॉर वीनस यानी कि शुक्र, एफिशिएंट एफिशिएंट में जो ई है इसका मतलब अर्थ यानी कि पृथ्वी, मदर में जो एम है इसका मतलब मार्स यानी कि मंगल, जस्ट में जो जे है उसका मतलब जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सर्व्ड में जो एस है इसका मतलब सैटर्न यानी कि शनि, अस में जो यू है इसका मतलब यूरेनस यानी कि अरुण, और नट्स में जो एन है इसका मतलब नेपट्यून यानी कि वरुण। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सूर्य से दूरी के आधार पे आपको इनका क्रम याद हो गया होगा। एक फोटो देख लीजिए, फोटो से और क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा सन, सन के सबसे करीब है मर्क्यूरी, बुध, उसके बाद शुक्र यानी कि वीनस, उसके बाद अर्थ यानी कि पृथ्वी, उसके बाद मार्स यानी कि मंगल। अब देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में काफी ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं हम एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट। यानी कि जो क्षुद्र ग्रह है ना, वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जुपिटर और मार्स के बीच में क्या है, तो आप बताएंगे एस्टेरॉइड बेल्ट, या फिर एग्जाम में पूछ देगा कि एस्टेरॉइड बेल्ट किनके किनके बीच में है, यानी कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में। फिर मार्स और जुपिटर के बाद आता है आपका सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपट्यून। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्रम आपको याद आ गया होगा। अब यहीं से एक और चीज निकल के आती है, वो चीज है ऑर्बिट। ऑर्बिट किसको कहते हैं? तो सूर्य के आसपास जो ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, सूर्य का परिक्रमा करते हैं, वो अपने पाथ में करते हैं, अपने तय किए हुए रास्ते में करते हैं, उससे बाहर वो नहीं जाते। उन्हीं कक्षों को, उन्हीं रास्तों को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स या कक्षा कहते हैं। जैसे ये वाला जो है ना, ये जुपिटर का कक्षा है, ये सैटर्न का कक्षा है या ऑर्बिट है, ये यूरेनस का ऑर्बिट है, ये नेपट्यून का ऑर्बिट है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो ग्रह है ना, ये इसने क्रॉस कर दिया किसको? नेपट्यून के पाथ को क्रॉस कर दिया। अच्छा, तो ऐसा क्या क्रॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो ग्रह था ना, ये था हमारा प्लूटो। क्या था? प्लूटो, जिसके वजह से इसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा करके क्या कर दिया गया? बौने प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाल दिया गया, बौने ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया गया, डॉर्फ प्लैनेट के कैटेगरी में डाल दिया गया। क्योंकि प्लैनेट्स के लिए जो पैरामीटर सेट किए गए हैं ना, ग्रहों के लिए जो पैरामीटर सेट किए गए हैं, उससे ये उस पर खरा नहीं उतर रहा था। तो पहले 9 ग्रह थे, अब कितने हैं? 8 है। किसको हटा दिया गया? प्लूटो को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 2006 में हटा दिया गया। ठीक है। ऑर्बिट किसे कहते हैं? तो जो प्लैनेट्स या ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं ना, उन्हीं कक्षाओं को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न यही है जो कि मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए, ये भी मैंने बता दिया कि अगस्त 2006 तक प्लूटो एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक सभा हुई, मीटिंग हुई, जिसमें इसको डॉर्फ प्लैनेट के कैटेगरी में यानी कि बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। अब एक एक करके हम सारे ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे जो नज़दीक का ग्रह है वो है बुध यानी कि मर्क्यूरी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये, सबसे छोटा ग्रह है और क्लोजेस्ट टू द सन है, और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह मर्क्यूरी ही है। उसके अलावा
वन ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है, तो 88 दिन लगते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो 88 दिन है ना, ये मर्क्यूरी पर एक साल है, यानी कि एक साल जो मर्क्यूरी का है वो कितने दिनों के बराबर है, 88 दिनों के बराबर होता है। सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 88 दिन लगते हैं। और देखिए क्या जो ये सूर्य है मान लो, और क्या जो सूर्य का चक्कर परिक्रमा हमारे ग्रह लगाता है वो सीधा कैसे लगाता है, बस घूमता रहता है, तो ऐसा नहीं है। ये अपने अक्ष पे भी घूमते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं ना अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 28 दिन लगता है बुध को या मर्क्यूरी को, और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 59 दिन लगता है। इसके पास चांद है क्या, तो मर्क्यूरी के पास कोई चांद नहीं है, कोई भी मून नहीं है। अब उसके बाद मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस यानी कि शुक्र। तो वीनस को या शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर इसके हम साइज की बात करें या इसके आकृति या शेप की बात करें, तो साइज और शेप में ये बिल्कुल अर्थ के जैसा दिखता है। इसी के वजह से शुक्र को अर्थ की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है। इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, यानी कि सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसी को ही कहा जाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 255 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 243 दिन लगते हैं। ठीक है, अब तीसरा ग्रह हमारा सूर्य से दूरी के आधार पर अर्थ। तो चलिए हमारी अर्थ की बात कर लेते हैं, हमारे प्लेनेट की बात कर लेते हैं जिसपे हम निवास करते हैं। अर्थ को कहते हैं पृथ्वी। यह तीसरा प्लेनेट है जो कि सूर्य के नजदीक है और पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी अर्थ है ना, ये दोनों पोल पर क्या है, थोड़ी सी फ्लैटेंड है, यानी कि चिपटी हुई है ना, थोड़ी सी चिपटी हुई है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। इसीलिए अर्थ के शेप को क्या कहते हैं, जियोइड शेप कहते हैं। कैसा शेप है हमारे अर्थ का, जियोइड शेप है। उसके अलावा बात करते हैं जितने भी लाइफ को सपोर्ट करने वाली कंडीशन है, यानी कि जीवन अगर संभव है तो सिर्फ पृथ्वी पर संभव है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर हमें एयर मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर भी मिलता है। तो इसी वजह से जीवन का जो सपोर्ट करने वाला कंडीशन है वो सिर्फ पृथ्वी पर संभव है अभी तक। ठीक है। उसके बाद बात करें तो अर्थ न ही ज़्यादा गर्म है न ही ज़्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव हो पाता है। अब बात करें तो पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है ना, 2/3 ऑफ जो अर्थ है वो कवर्ड है वाटर से। किससे, पानी से। जैसे ये रही हमारी पृथ्वी, इसको अगर 4 हिस्सों में बांट दे तो ये जो 2/3 बनेगा ना, 2/3 हिस्सा, ये सब पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ। वेट 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 अ सेकेंड, 2/3 ना, 2/3 इसको 3 हिस्से में बांट देते हैं। वेट अ सेकेंड, इसको हमने क्या किया, 3 हिस्सों में बांट दिया हमारी पृथ्वी को। ये बट गया 3 हिस्सों में। तो ये जो 3 हिस्सा है ये पानी से भरा हुआ है और एक हिस्से पे ही पृथ्वी है, लैंड है। इसीलिए जब इसको हम स्पेस से देखते हैं तो ये हमें नीला दिखाई देता है। इसी की वजह से पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 365 दिन लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो साल होता है वो 365 दिनों का होता है। और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 1 दिन लगता है, यानी कि 24 घंटे में ये अपने अक्ष पे घूम जाता है, जिसके वजह से दिन रात होता है। हमारा जो दिन रात होता है वो 24 घंटे का होता है और पूरा साल 365 दिन का होता है। अगर हम बात करें इसके पास अपने कितने मून्स हैं, तो पृथ्वी के पास सिर्फ एक चांद है। अब बात करते हैं हम मार्स की। अर्थ के बाद किसका नंबर आता है, मार्स, यानी कि मंगल का। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है भाई, तो रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पे लाल मिट्टी पाई जाती है। इस पे जो मिट्टी पाई जाती है ना, उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 687 दिन लगते हैं, यानी कि जब आप मंगल पे जाएंगे ना तो एक साल 687 दिन का होगा। और अपने अक्ष पे घूमने में इसको 1 दिन लगता है, यानी कि दिन रात यहाँ भी लगभग 24 घंटे का ही होता है। अगर बात करें मंगल के पास अपने कितने चांद है, तो मंगल के पास 2 चांद है, यानी कि 2 उपग्रह हैं इसके पास प्राकृतिक। अब बात करते हैं हम किसके, मंगल की बात किसका नंबर आता है, जुपिटर का नंबर आता है ना। तो जुपिटर, मंगल और जुपिटर के बीच में तो एस्टेरॉइड बेल्ट है। ठीक है, जुपिटर की बात कर लेते हैं। बृहस्पति लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर की जो ग्रेविटी है ना, जुपिटर पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना। और
यहाँ पे जो जुपिटर यानी कि बृहस्पति को जो सूर्य का चक्कर लगाने में टाइम लगता है वो 12 साल लगता है, और अपने अक्ष पे घूमने में इसको 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। अगर हम बात करें इसके चांद की तो 53 चांद इसके पास है। बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा है उपग्रह, लगभग 53 है। उसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न की यानी कि शनि की। सूर्य का एक चक्कर लगाने में शनि को 29 साल और 5 महीने लगते हैं। अपने अक्ष पर घूमने में इसको 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं, और इसके पास भी लगभग 53 चांद है। यूरेनस के बाद नंबर आता है, सैटर्न के बाद नंबर आता है यूरेनस का। इसको अरुण कहते हैं हिंदी में। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 84 ईयर्स लगते हैं। अपने अक्ष पर घूमने में इसको 17 घंटे 14 मिनट्स लगते हैं, और इसके पास जो मून की संख्या है, चांद की संख्या है, वो लगभग 27 है। उसके बाद हमारा है नेपट्यून। नेपट्यून जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो 164 सालों में पूरा चक्कर लगा पाती है, समझ रहे हो। और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 16 घंटे और 7 मिनट का टाइम लगता है, और इसके पास जो नंबर ऑफ मून्स है वो 13 है, यानी कि इसके पास कितने चांद है, 13 चांद है। अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो कितने देर में, कितने तेजी से ट्रैवल करता है, उसकी गति क्या है। तो सूरज का जो प्रकाश है ना वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में ट्रैवल करता है, समझ रहे हो। 3 लाख किलोमीटर एक ही सेकंड में, आपने पलक झपका और सूर्य की रोशनी 3 लाख किलोमीटर चल चुकी होगी। इसके बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है पता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड, समझ रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैटेलाइट्स की यानी कि उपग्रह की। हमने बात करी थी प्लैनेट्स की, यानी कि प्लैनेट्स किसका चक्कर लगाते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। और प्लैनेट्स का चक्कर कौन लगाता है, तो प्लैनेट्स का चक्कर सैटेलाइट लगाता है, यानी कि उपग्रह लगाता है। अब उपग्रह जो है ये 2 तरीके के होता है, एक तो नेचुरल सैटेलाइट होता है और दूसरा मानव के द्वारा बनाया गया होता है, यानी कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है। तो देखते हैं क्या फ़र्क है दोनों में, तो और ज़रूरत क्या पड़ गई इंसानों को सैटेलाइट बनाने की, इसकी भी बात करते हैं। तो प्लैनेट्स यानी कि ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको प्लैनेट्स कहते हैं। इनमें खुद की रोशनी और प्रकाश नहीं होता, ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और जो प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं इनको उपग्रह कहा जाता है। और 2 तरीके के मैंने बताया, नेचुरल प्लैनेट्स क्या होगा, जैसे चांद, ये नेचुरल प्लैनेट्स है, और ह्यूमन मेड प्लैनेट्स ये नेचुरल सैटेलाइट है। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होगे, जैसे जो इसरो के द्वारा बनाया गया इंडिया के लिए, जो नासा के द्वारा अमेरिका के लिए बनाया गया, इन सबको हम कहते हैं क्या, इन सबको हम कहते हैं ह्यूमन मेड क्या, सैटेलाइट्स। ठीक है, तो सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडीज है जो सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडीज है जो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। और प्लैनेट्स किसके आसपास घूमता है, सन के आसपास घूमता है। जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है, तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। चांद पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। तो भाई अब बात कर लेते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट की। इंसानों ने कौन कौन से सैटेलाइट बनाया, तो सबसे पहला जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट था इंडिया की तरफ से वो था आर्यभट्ट। और अभी जो हमारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स हैं बनाए गए इंसानों के द्वारा वो है इनसैट, IRS, एडोसैट, ये कुछ उपग्रहों के नाम हैं जो कि हमारे लिए काम अभी कर रहे हैं। तो सैटेलाइट का काम क्या होता है, तो सैटेलाइट का बहुत सारे काम होते हैं, जैसे देश दुनिया में क्या चल रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें टीवी पे बैठे बैठे मिल जाती है। तो ये कौन हमें इकट्ठा करता है, जानकारी कौन देता है, ये किसकी मदद से हम टीवी देख पाते हैं, तो ये सैटेलाइट्स के माध्यम से देख पाते हैं। दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन में सैटेलाइट का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं मून की। यानी कि ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट होता है ना, मून नेचुरल सैटेलाइट होता है। तो चलिए, मून क्या है, ये इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। उसके अलावा यह बड़ा दिखाई देता है पृथ्वी से, क्यों, क्योंकि यह अर्थ के काफ़ी नज़दीक है। और ये लगभग कितना किलोमीटर दूर है हमारे से यानी कि अर्थ से, तो 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। ओके, मून जो है वो किसके अराउंड मूव करता है, तो हमारे अर्थ के अराउंड मूव करता है। और यह एग्जैक्टली कितना टाइम लेता है एक स्पिन कंप्लीट करने में, अपने अक्ष पे घूमने में, तो 27 दिन पृथ्वी का चक्कर लगाने में टाइम लेता है, और अपने अक्ष पे घूमने में भी 27 दिन का ही लगभग टाइम लेता है। उसके अलावा एस्टेरॉइड, मैंने बताया था कि एस्टेरॉइड कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मंगल और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है जहाँ पे क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। क्या होता है ये, तो स्टार्स और प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज है, छोटे छोटे
सेलेस्टियल बॉडीज है जो सन के आसपास घूमते रहते हैं, इसी को हम एस्टेरॉइड कहते हैं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, अब बात कर लेते हैं मीटियोरॉइड्स की। मीटियोरॉइड्स को हम कहते हैं क्या, उल्का पिंड। तो स्मॉलेस्ट पीसेज द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइट्स। ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं, उन्हीं को हम उल्का पिंड कहते हैं। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये उल्का पिंड क्या होता है, स्पेस से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। पृथ्वी से टकरा के कभी कभी पृथ्वी के वातावरण में पहुंचने के तुरंत बाद ही ये कभी कभी जल जाते हैं, ठीक है ना। तभी इन्हीं को हम कॉमेट्स वगैरह कहते हैं। लोग कहते हैं ना तारा टूट रहा है, ये वही हो रहा होता है। अब बात करते हैं आकाश गंगा की, जिसको गैलेक्सी कहते हैं। तो गैलेक्सी क्या है, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो बहुत सारे स्टार मिलकर के, बहुत सारे गैसों डस्ट मिलकर के, बहुत सारे गैस मिलकर के आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, जिसको गैलेक्सी कहते हैं। अब हमारी जो पृथ्वी है वो किस गैलेक्सी का हिस्सा है, तो हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, यानी कि आकाश गंगा, मिल्की वे आकाश गंगा का हिस्सा है हमारी पृथ्वी। अब बात करते हैं यूनिवर्स की, यानी कि ब्रह्मांड की। तो यूनिवर्स जो होता है बहुत सारे गैलेक्सीज से मिलकर के बना होता है, देख रहे हो। तो एक ब्रह्मांड में कितने सारे गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सी में हमारा अर्थ आता है ना। तो सोच लो कि हम कितने छोटे से टुकड़े हैं इस पूरे ब्रह्मांड का। तो यूनिवर्स क्या हो गया, पूरे बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर के यूनिवर्स बनाते हैं। आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यही था आपके पहले चैप्टर में ज्योग्राफी के क्लास 6 एनसीईआरटी। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको, ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ 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 डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जितने भी ग्रुप्स में हैं आप वहाँ पर शेयर कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट अस। और हमारे एक और चैनल है एनसीईआरटी जोन, तो एनसीईआरटी जोन पे भी जाके हमें क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये और इंस्टाग्राम पे हमारे पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, वहाँ पे जाके हमें फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड एज ऑलवेज टेक केयर।